मेरा मूल गोत्र है ब्रह्म गोत्र और मैं हूं अग्निहोत्री। अग्निहोत्री ब्राह्मण हूं मैं। हाँ बोलो बाबा जी, आप तो ओबीसी हो। ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए। मैं हूं अग्निहोत्री ब्राह्मण, मैं हूं वेदी ब्राह्मण, मैं हूं द्विवेदी ब्राह्मण, मैं हूं त्रिवेदी ब्राह्मण और मैं हूं चतुर्वेदी ब्राह्मण। 4 वेद मैंने पढ़े। नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा। डेमोक्रेटिक भारत में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ जुड़ गए हैं आगरा से दिनेश कुमार गौतम जी, जो तकरीबन 30 साल तक उन्होंने मान्यवर काशीराम के साहब के साथ वो रहे। एक बाल्यावस्था से किशोर अवस्था तक, फिर युवा अवस्था में उन्हीं के साथ वो कार्यकर्ता के तौर पर जुड़े रहे। काशीराम साहब के सिपाही के तौर पर उन्होंने लंबे समय तक काम किया और इस समय वह बहुजन समाज परिषद के अध्यक्ष हैं और देश दुनिया में जाने जाते हैं और लगातार बहुजन जो विचार है उस पर वो एक बड़ा काम कर रहे हैं। दिनेश जी, आपका स्वागत है डेमोक्रेटिक भारत में। स्वागत है आपका भी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दिनेश जी, सवाल आपसे, आपने जो पीछे आपकी तस्वीर लग रही है, मान्यवर काशीराम साहब हैं, पेरियार साहब हैं और बाबा साहब हैं और आपके इसमें हमारे बहुजन विचारक तमाम वो लगे हुए हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, पहला सवाल आपसे, अभी आपने ट्विटर पर एक हैशटैग सुना और देखा होगा कि बाबा रामदेव माफी मांगो। उनका जो बयान है ओबीसी बहुजन समाज को लेकर, उन्होंने कहा कि ऐसी की तैसी ओबीसी वर्ग ऐसी की तैसी कराएं ओबीसी ऐसी की तैसी कराएं, ऐसी की तैसी कराएं ओबीसी। ये जो बयान है उसके आप क्या मायने निकाल रहे हैं? और उन्होंने कहा कि मैं अग्निहोत्री ब्राह्मण हूं। जी दिनेश जी, मायने आप समझते हैं कि वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि बाबा का जो जन्म है ना ओबीसी समाज में ही हुआ है। ब्लड से वो ओबीसी है, लेकिन अब वो विचारधारा से ओबीसी नहीं रहे जी। विचारधारा से वो अपने आप को भगवा मान रहे हैं और मनुवादी व्यवस्था की विचारधारा में वो अपना पूरी तरह ओतप्रोत हैं, उसी में विश्वास रखते हैं। लेकिन उनको ओबीसी वर्ग के हमारे अपने समाज को इस तरीके की भाषा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबा रामदेव किसी प्लानिंग के तहत किसी के द्वारा उनको तैयार करके इस तरीके की भाषा उनसे बुलवाई गई है जी। और बाबा रामदेव, क्योंकि अब बाबा रामदेव उर्फ लाला रामदेव है वो। अब मेरी बात समझ रहे हैं? बड़े व्यापारी है, पतंजलि के प्रोडक्ट चलाते हैं। जी हाँ जी। बाबा रामदेव कम, अब वो लाला रामदेव ज्यादा है, इसलिए वो इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं और जिस समाज में पैदा हुए हैं उसी समाज को आज वो गाली बक रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि आप और हम दोनों दलित समाज से आते हैं और ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि दलित और ओबीसी और आदिवासी समाज मिलकर और धार्मिक अल्पसंख्यक मिलकर बहुजन समाज बनाता है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि जो ओबीसी, जो पिछड़ा वर्ग है, क्या बाबा रामदेव के इस बयान को लेकर वो किस तरह से विरोध करता है, खिलाफत करता है? ये क्या आपको अभी तक कोई ऐसा बयान समझ में सुनने में नजर आया कि जो ओबीसी समाज के जो बड़े नेता हैं वो मुखर होकर बाबा रामदेव के खिलाफत कर रहे हैं? जी। बड़े नेता तो अभी कोई मुखर होकर नहीं कर रहे हैं। आप जैसे हमारे कई जो चिंतक बहुजन विचारधारा के जो चैनल हैं, 1-2 चैनल वालों ने उनकी इस बयानबाजी की निंदा की है। हमने भी निंदा की है सोशल मीडिया में, और क्योंकि बाबा रामदेव का ये बयान जो है अति निंदनीय है। इस तरीके का बयान उनको नहीं देना चाहिए और क्यों दे रहे हैं और इस वक्त में दे रहे हैं, कोई ना कोई षड्यंत्र और रणनीति के तहत वो दे रहे हैं। दिनेश जी, एक बड़ा सवाल इसमें ये भी आता है कि बाबा रामदेव जहां एक तरफ पतंजलि प्रोडक्ट की बड़ी कंपनी चलाते हैं और देश में कहते हैं कि वो देसी है ना, देसी प्रोडक्ट का एक बड़ा व्यापार करते हैं और विदेशी प्रोडक्ट का वो बहिष्कार करते हैं,
इसी को लेकर जो इतना बड़ा व्यापार है और उसका जो बड़ा उपभोक्ता है वो बड़े स्तर पर बहुजन समाज है। जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि हैशटैग ये भी चल रहा है कि बाइकॉट पतंजलि, कि आपके प्रोडक्ट का अब बाइकॉट होगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ओबीसी को नहीं कह रहा, मैं ओवैसी को कह रहा हूं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यानी कि वो अपने बयान से बच रहे हैं। उन्हें अब उनको लग रहा है कि जो तीर तो निकल गया है, अब बचना कैसे है कि वो ओबीसी यानी कि पिछड़ा वर्ग को ना कहकर मैं ओवैसी को कह रहा हूं। तो ये कहीं ना कहीं अब बाबा रामदेव जिस तरह से 2011 में दिल्ली में जो ग्राउंड था, ग्राउंड से जब भगे थे, तो आज वो इन बयान से भी भगते हुए नजर आ रहे हैं। जी, बयान से तो वो भगेंगे ही क्योंकि उन्होंने अपराध किया है। लेकिन मैं एक बात आज आपके सामने बता देना चाहता हूं। बाबा रामदेव अपने आप को चारों वेदों का ज्ञाता बता रहे हैं, कहते हैं मैंने चारों वेद पढ़े हैं। मैं बता देना चाहता हूं, बाबा साहब से बड़ा विद्वान अभी तक भारत में नहीं है कोई दूसरा व्यक्ति। उन्होंने चारों वेदों को नहीं, उन्होंने सब कुछ पढ़ा है। और बाबा साहब के लिए तो ब्राह्मण समाज की महिला ने शादी भी की। मैं ये कह सकता हूं बाबा साहब ब्राह्मण नहीं बन पाए। बाबा साहब के लिए ब्राह्मण महिला ने शादी की, तब भी बाबा साहब ब्राह्मण नहीं बन पाए। पूरे देश भर में ऐसे हमारे तमाम लोग हैं जिन्होंने ब्राह्मण महिलाओं से शादी की, उनके बच्चे भी हैं, वो भी बच्चे तक आज तक ब्राह्मण नहीं बन पाए, है ना। तो बाबा रामदेव पता नहीं कैसे ब्राह्मण बन गए, चार वेद पढ़ा हुआ बता रहे हैं अपने आप को, और वो कह रहे हैं मैं मेरा ब्रह्म गोत है। बाबा जी आप अपने दिमाग का कहीं इलाज करा लीजिए। आगरा में आ जाए तो हम टेस्ट करा देंगे। आगरा में पागल खाना पहले से काफी प्रचलित है और हम उनका आगरा में टेस्ट करा देंगे। उन्हें अपने इलाज दिमाग का करा लेना चाहिए। अब वो जो कुछ कर रहे हैं, मनवादी व्यवस्था को मानते हैं, मनवादी व्यवस्था के पोषक हैं, अनुयायी हैं, लेकिन हमारे बहुजन समाज को गाली तो न दे। तो ओबीसी वर्ग बहुजन समाज का महत्वपूर्ण अंग है और वो हमारे ओबीसी भाइयों को गाली बक रहे हैं, ऐसी की तैसी कराएं। हम तो ओबीसी, एससी, एसटी, धार्मिक अल्पसंख्यकों को मिलाकर के बहुजन समाज बना रहे हैं और बहुजन समाज में सामाजिक और राजनीतिक भाईचारा स्थापित करके इस देश का हुक्मरान समाज बनाने का जो हमारे महापुरुषों का सपना है उसे साकार करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि इस समय एक हमारी भी गाड़ी पटरी से उतर गई है, क्योंकि जैसे बाबा रामदेव उर्फ लाला रामदेव को मनवादियों ने अपने शिकंजे में कस लिया है, तो हमारी एक तथाकथित नेता को भी उन्होंने अपने शिकंजे में ले लिया है। इसलिए हम लोगों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। हम उस संकट से उभरने के लिए काफी बड़े स्तर पर काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं बाबा रामदेव उर्फ लाला रामदेव को बताना चाहता हूं, जब डॉक्टर अंबेडकर ब्राह्मण नहीं हो सकते तो तुम्हारी क्या हैसियत है। बहुत बहुत सही आपने कहा कि इतने से एक सवाल आप इसी पे आता है। आपने कहा कि जो तथाकथित राजनीतिक पार्टियां जो बहुजन समाज के विचार को लेकर चल रही थी, इस समय वो रसातल में है, यानी कि उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। और क्या आपको लगता है कि क्या ऐसा कोई बड़ा परिवर्तन होगा कि फिर दोबारा से बहुजन समाज, दलित, आदिवासी और धार्मिक अल्पसंख्यक सामाजिक और राजनीतिक गठजोड़ करके इस देश में एक बड़ी हुक्मरान बनने की ओर अग्रसर होगा? क्या आपको नजर आ रहा है इस समय? देखिए, मैं आपको एक बात बताएं, मान्यवर कांशीराम जी का विचार अभी भी हम लोगों के करोड़ों लोगों के बीच में है और करोड़ों लोग उनके विचार को फॉलो कर रहे हैं। जिस तरीके से मान्यवर कांशीराम साहब ने मुलायम सिंह जी की पार्टी बनवाई थी 92 में जी, उसी तरह अब एक ऐसी पार्टी गठित होगी या होनी चाहिए जो मान्यवर कांशीराम जी को पूरी तरह 100% फॉलो करे। क्योंकि मान्यवर की बनाई हुई पार्टी तो इस समय मनुवादी व्यवस्था के मानने वाले और लोगों के शिकंजे में है जी। तो मान्यवर की पार्टी के पास देश में सबसे ज्यादा आर्थिक है बैंक खाते में, तो उस फंड को इकट्ठा कर बना रखने के लिए और
फंड को सुरक्षित रखने के लिए मायावती जी अपने भतीजे को कभी किसी को आगे करके ये सब नौटंकी जो चल रही है, हमें इस बात का खेद है और इस बात का दुख है कि हमारा जो अपना संगठन है, हमारा जो खुद का राजनीतिक दल है, जो मान्यवर ने बना के तैयार किया था, जिसके लिए हम जैसे लोगों ने अपनी बचपन से लेकर के अब तक अपनी पूरी जीवन की आहुति दी, मेरे जैसे करोड़ों लोग इस देश भर में हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन के सारे सुखों को त्याग करके उस संगठन को तैयार किया था। मायावती जी ने अपने पिताजी की जागीर समझ के, अपनी पैतृक जागीर समझ के उस पार्टी को रसातल में ले आई है और अभी भी उनको शर्म नहीं है, उनकी आंखों में सील नहीं है कि ये समाज का संगठन है, देश के बहुजन समाज का राजनीतिक संगठन, इतना बड़ा संगठन जो देश का तीसरे नंबर का राष्ट्रीय संगठन बना और आज वो बिल्कुल जीरो पर है। आगरा उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र एक विधायक है और वो विधायक भी ये कहता है कि मैं अपने बल पे आया हूं, है ना। तो अभी भी उनको जब भी मैं देखता हूं, पिछले 2007 से लेकर के आज तक देख रहा हूं, हर चुनाव में मायावती जी अपने को देश का प्रधानमंत्री पेश करती हैं, हर चुनाव में जी। और अब वो कहां पर खड़ी है पूरा देश जानता है। इस चुनाव में भी 2024 में भी वो अपने आप को प्रधानमंत्री पेश कर रही हैं। तो उनको शर्म नहीं आ रही कि मान्यवर काशीराम साहब का इतना बड़ा जो संगठन है, विचारधारा का आंदोलन है, वो खत्म हो गया है और अभी भी वो चाहे तो बहुजन समाज के हवाले उस संगठन को कर दें। हम उस संगठन को आज भी उस मुकाम से बहुत आगे पहुंचा सकते हैं जहां मान्यवर का सपना था, जैसा मान्यवर काशीराम साहब पहुंचाना चाहते थे। यानी कि आप जो कह रहे हैं कि इस समय जो बहुजन समाज की जो राजनीति है, दलित डिस्कोर्स है, जो एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकती थी, वो इस समय बिल्कुल रसातल में है। बहुजन कहेंगे, बहुजन शब्द कहेंगे। हाँ बिल्कुल, इस समय रसातल पे है। यानी कि तो क्या आपको लगता है कि 2024 में कोई बड़ा परिवर्तन इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई नजर आ सकता है कि जो 2024 में जो मोदी सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है, उसको शिकस्त दे सकती है? इस समय कोई ऐसा है, कोई ऐसा गठबंधन या ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी जो एक बड़ा मुकाम हासिल करे? आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं जी, और मोदी जी के सामने राष्ट्रीय पार्टी के रूप में कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो बैठे हुए मनुवादी हैं जी, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो बैठे हुए मनुवादी खुद नहीं चाहते कि कांग्रेस सत्ता में आए जी। और कांग्रेस पार्टी सारे छोटे छोटे जितने भी दल हैं, अलग बात है कि वो हमारी विचारधारा पर पूरी तरह खरे नहीं उतर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग अपने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि कोई भी छोटा दल जिंदा रहे जी। बीजेपी आरएसएस की ये पॉलिसी है कि देश में दो पॉलिटिकल पार्टी स्टैंड करें, जिंदा रहे मात्र जी, और बाकी जितने भी बहुजन विचारधारा के मानने वाले या अधकचरे जितने भी संगठन हैं वो अस्तित्व में नहीं रहने चाहिए। इसमें कांग्रेस भी आरएसएस बीजेपी के इस विचारधारा को फॉलो करती है, यानी कि उनके साथ अंदर खाने मिली हुई है, यही कहना चाह रहे हैं आप? पूरी तरह मिली हुई है और इसीलिए मोदी जी जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और इतने हौसले के साथ कहते हैं, वो जानते हैं कि कांग्रेस के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो उन्हीं की विचारधारा के लोग हैं और कांग्रेस खुद सत्ता में आना नहीं चाहती। आज कांग्रेस भी ये कहती है कि ईवीएम का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है जी। कांग्रेस कहती है बड़े पैमाने पर ईवीएम का दुरुपयोग हो रहा है। ईवीएम को कांग्रेस लेके आई थी, आज कांग्रेस खुल करके अगर मैदान में आ जाए तो ईवीएम का इलाज 24 घंटे में हो जाएगा, तो लेकिन कांग्रेस खुल करके मैदान में नहीं आ रही। दिनेश जी, ईवीएम पर ही मेरा एक सवाल यह है कि कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो उस समय बड़ी बूथ कैप्चरिंग होती थी और खासतौर से दलित और जो पिछड़ा, जो आदिवासी, जो वंचित समाज है, उनको वोट डालने की वो वोट नहीं डालने दिया जाता था और उनको किस तरह से उनकी हालत होती थी, हमले होते थे, उनके पूरा बैलेट पेपर को कैप्चर कर लिया या कब्जा कर लिया या लेके भाग गए। ईवीएम
उसी सूरत में लाया गया, और वो भी संसद के कानून द्वारा। और आज देश की जो आबादी है लगभग 140-145 करोड़ की आबादी है, और अगर फिर दोबारा से अगर बैलेट पेपर लाते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि इतना बड़ा संसाधन आपको फिर बनाना पड़ेगा, सिस्टम बनाना पड़ेगा? ये जो ईवीएम का जो इस समय लगातार आंदोलन कर रहे हैं, ये क्या सही मायने में ये सही लड़ाई है, या जमीनी जो लड़ाई लड़नी चाहिए इन तमाम राजनीतिक पार्टियों को अपने सामने का जो है आरएसएस बीजेपी, उसके सामने उसके लिए एक छोटा सा सगुफा ईवीएम लेके आ रहे हैं? इसके बारे में क्या कहेंगे आप संक्षिप्त में? देखिए, सच बात तो यही है कि पहले भी बूथ कैप्चरिंग की बड़े पैमाने पर शिकायतें आती थी और बूथ कैप्चरिंग होती थी। बिल्कुल होती थी। और बूथ कैप्चरिंग को रोकने के लिए भी और काउंटिंग में जो सबसे बड़ी बात थी, बूथ कैप्चरिंग तो खैर आज भी होती है और पहले भी होती थी। सबसे बड़ी बात थी कि काउंटिंग में 3-3 दिन लगते थे। बिल्कुल लगते थे। एक पार्लियामेंट के इलेक्शन की काउंटिंग में हम लोगों ने 3-3 दिन तक काउंटिंग कराई है। तो इतना लंबा समय काउंटिंग करने में लगता था, ईवीएम के कारण बहुत कम समय में काउंटिंग हो जाती है। सबसे बड़ा फायदा यह हुआ था कि काउंटिंग जल्दी हो जाती है। जवाब और इसका ये बात तो मैं भी मानता हूं कि ईवीएम का भी दुरुपयोग तो है। हाँ, लेकिन ईवीएम ही पूरा मुद्दा बने हैं और बाकी सारे मुद्दे भाईचारे के मुद्दे हैं। जो ओबीसी एससी एसटी रिलीजियस माइनॉरिटी में सामाजिक एंड पॉलिटिकल जो भाईचारा है, उस पर ध्यान किसी का नहीं है। नहीं, वही तो बात है ना कि ईवीएम के मुद्दे को लाकर वो अपने उन मुद्दों को गौण कर रही है जो वाकई जमीन पर मुद्दे लाने चाहिए और उस जो लड़ाई लड़नी चाहिए। यही सवाल है दिनेश जी आपका? जी बिल्कुल। देखिए क्या है, बेरोजगारी का मुद्दा है ना, लाइन ऑर्डर का मुद्दा है, गैर बराबरी का मुद्दा है, जातिवाद का मुद्दा है जी, भेदभाव बड़े पैमाने पर हर स्तर पर भेदभाव हो रहा है, जातिगत भेदभाव हो रहा है, वो मुद्दा है। इन सारे मुद्दों को दरकिनार करके सिर्फ ईवीएम का मुद्दा उछाला जा रहा है। और हम भी कह रहे हैं कि अगर ईवीएम को हटाना है तो उस पर पार्लियामेंट में बहस करें। कांग्रेस विपक्ष का सबसे बड़ा दल है, सारे दल मिलकर के, विपक्षी दल एक होकर के पार्लियामेंट में वो सभी, मैं कह रहा हूं राष्ट्रपति के पास जाएं कि भाई इसी के लिए एक बार जो है सदन में एक जो है सदन आयोजित किया जाए हाउस में। स्पेशली ईवीएम के लिए हाउस में चर्चा होनी चाहिए, स्पेशली हाउस बुलाया जाए और इसका इलाज हाउस में होना चाहिए। और रोड पर भी होना है तो सारे दलों को एक होकर के होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पीछे सरक जाती है, कुछ लोगों को आगे कर देती है, इससे कोई मसले हल थोड़ा होने। नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि बड़ी राजनीतिक जो पार्टियां हैं विपक्ष में इस समय, वो तो ईवीएम का विरोध नहीं कर रही हैं, लेकिन जो छोटे छोटे दल हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वह लोग दिल्ली में जंतर मंतर पर ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। दिनेश जी, आखिरी में एक सवाल, राम मंदिर को लेकर क्या आपका मायना है? 22 जनवरी को जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, पूरे देश को न्योता भेजा जा रहा है। आज ही मैंने खबर पड़ी है कि मान्यवर काशीराम साहब के परिवार को, बाबू जगजीवन राम साहब के परिवार को और बाबा साहब के परिवार को भी निमंत्रण भेजा गया है। संक्षिप्त में इसके क्या मायने निकल रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूं, किसी को भी निमंत्रण भेजा गया, इनको जाना नहीं चाहिए जी, इनको जाना नहीं चाहिए। और ये सब भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पैतरेबाजी करके एक बिसात बिछा रही है अपने लिए माहौल बनाने के लिए। 24 में वो सत्ता में पुनः आना चाहते हैं और 24 में आकर के वो अपने जो शेष रहे बचे जो काम है, मनुवाद व्यवस्था स्थापित करने वाले, उसे वो पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी, फिर आपसे जुड़ेंगे और आपसे बात करेंगे देश दुनिया की मुख्य खबरों के बारे में, विषय के बारे में फिर जुड़ेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम। बहुत बहुत नमस्कार।